अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु फूल गोभी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। धनिया की वैज्ञानिक तरीके से खेती पर एक किसान का अनुभव। सर्दियों में मधुमक्खियों एवं मधुबक्सों की देखरेख पर जानकारी। जाड़े में लगाई जाने वाली गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की अगेती किस्मों का चयन करके हमारे किसान फसल से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान रजनीश ठाकुर ने भी फूल गोभी की फसल लगा रखी है। तो वो फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को अपनाते हैं, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश ठाकुर है। मैं एक किसान हूँ और मैं ये गोभी की फसल अक्सर उगाया करता हूँ और ये फसल सबसे कम टाइम में तैयार होती है। 65 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है और जो अब लगेगी इससे आगे लगेगी उससे तो 6 महीने का टाइम लगता है। ये इससे पहले खेती की बुआई करते हैं, उससे बाद उसमें गोबर खाद वगैरह डाल के अच्छी ढंग से तैयार करते हैं। उससे बाद इसमें पौध लगाते हैं। जो पौध लगाते हैं उसका डिस्टेंस आधा, मतलब बूटे से बूटे का डिस्टेंस आधा फुट का और फाट का डिस्टेंस कम से कम 1.5 फुट का रखते हैं, क्योंकि ये बूटा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है जो आजकल की फसल का होता है, ये कम होता है। वैसे जो अब लगेगी फसल उसका तो फुट बाई फुट का डिस्टेंस रखते हैं हम चारों साइड को। जब बूटा बड़ा हो जाएगा उसमें खाद डालेंगे, यूरिया होगी आपकी 12-32-16 मिक्सचर होगी, इसको डाल पोटाश होगी, ये डाल के हम गुडाई करते हैं और बड़ा हो जाता है बूटा। उसके बाद कीटनाशक का छिड़काव जो इसमें हम स्प्रे करते हैं। अगर जैसे कि गोभी में पीलापन आ जाए, पीले पत्ते आ जाए और काले धब्बे टाइप आ जाए तो उसमें रेडोमिल या कवच इस चीज़ की स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे कीड़ा ना मरे, एक बार स्प्रे करने से ना मरे तो परफेक्स की स्प्रे एक बार तीसरे दिन बाद रूटीन में दोबारा करें। फूल जैसा पीलापन आए, गोभी के फूल में पीलापन आए तो उसके लिए बोरोन सबसे अच्छी दवाई है। बोरोन डाल के उसकी स्प्रे करें। और जैसे कि हम गोभी शुरू से छुपाई करते हैं एक बार, उससे बाद उसकी गुडाई करो। गुडाई करके उसके और चढ़ाने बहुत ज़रूरी है। अगर और नहीं चढ़ाएंगे तो उससे भुट्टे का ग्रोथ नहीं, गोभी का फूल टाइट नहीं होगा। जितने ही पत्ते टाइट होंगे उससे और चढ़ाने से उसके पत्ते टाइट हो जाते हैं और फूल बहुत टाइट और वाइट और फ्रेश रहता है। और गर्मियों में तो ये अक्सर गोभी के पत्ते फोल्ड करके अगर बंद कर दिए जाए ऊपर से तो ये फूल बिल्कुल वाइट रहेगा, नहीं तो इसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है। ब्रीडिंग करते समय ये कि ये जो हम और चढ़ाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चढ़ाने चाहिए कि पूरा फूल मतलब गोभी का बूटा चारों साइड से बंद हो जाए। इससे ये कि बिल्कुल टाइट फूल होता है, नहीं खिलता नहीं है फूल ज़्यादा। पानी हम इसमें जब शुरू से लगाते हैं छोटे बूटे में 1 दिन बाद, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है 2 दिन 3 दिन, फिर हफ्ते बाद। अब जैसे आजकल जो पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है। इसमें कम से कम 6000 पौधा है लगा हुआ जो इस खेत में है। वैसे मैंने 10-12 हज़ार पौधा लगाया है, बाकी और जगह भी है। 6000 इसी में ही लगाया है। इसमें से जी तुड़ान तो अब डेली ही कटिंग करते हैं जी हम, जो फूल तैयार होता है। तो इसमें से कम 40-50 कट्टा मैंने गोभी का निकाल दिया है।
गोभी की फसल अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसे कि ये 6000 बूटा लगाया है तो इसमें कम से कम 40-50 हज़ार तक का मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें मेरी लागत जो खर्चा आया है वो 10-15 हज़ार का खर्चा आया है सारा ही। तो इसमें 2 महीने में कम से कम 6000 बूटे में 40 हज़ार का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर इसमें टाइम से निंदाई, स्प्रे का छिड़काव और गुड़ाई, निंदाई, स्प्रे का छिड़काव और अच्छे ढंग से इसकी केयर की जाए तो इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। कम से 2 महीने के अंदर इसमें 30-35-40 हज़ार तक का मुनाफा कमाया जा सकता है, जैसे कि मैं कमा रहा हूं। और ये बहुत अच्छी फसल है और सबसे कम समय में तैयार की जा सकती है। मधुमक्खी पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, इसीलिए प्रदेश के बहुत से किसान इसे अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। जैसा कि सर्दियों का मौसम शुरू ही हो गया है, तो ऐसे में मधुमक्खियों की देखरेख और आहार का प्रबंधन आप किस प्रकार से करें, इस पर विस्तार से अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील मौन पालक अजय सैनी। किसान भाइयों, जैसा अभी सर्दी का सीजन शुरू होने वाला है तो कई बार सर्दियों के मौसम में किसान भाइयों की, हमारे मधुमक्खी पालकों की ये शिकायत रहती है कि साहब मधुमक्खियों में दस्त की शिकायत है और दूसरी दिक्कतें आती हैं। तो किसान भाइयों, मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहूँगा कि सर्दी का सीजन, ताकि फिर आप आराम से उसका मुकाबला कर सकें, आपकी मधुमक्खियाँ उसमें कमज़ोर ना हों और आपको अच्छा उत्पादन मिले। किसान भाइयों, एक तो सर्दी जैसे ही अब शुरू होने वाली है तो एक तो आप अपना जो मौन ग्रह वगैरह हैं वो ठीक कर लें, उनमें बहुत ज़्यादा बड़े छिद्र वगैरह ना हो ताकि हवा वगैरह ज़्यादा ना घुसती हो। सुपर वगैरह हैं तो बीच में गैप ना हो, उसमें कुछ भी टेप की सहायता से या मिट्टी की सहायता से उसके छिद्र बंद कर लें। दूसरे, कॉलोनी आपकी शक्तिशाली होनी चाहिए, 10 फ्रेम की कॉलोनी कम से कम हो। सुपर में है तो बहुत अच्छी बात है। और कम फ्रेम 4 से 5 फ्रेम की कॉलोनी सर्दी में दिक्कत ही करती है और उसमें कोई बहुत अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कम से कम 10 फ्रेम की कॉलोनी, आपको टाइट कॉलोनी रखें, शक्तिशाली मौनवंश रखें, वो सर्दी को कम महसूस करता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी अगर पड़नी शुरू हो जाती है तो ऊपर की बोरी आप डबल कर सकते हैं। यदि कुछ हमारे मधुमक्खी पालक पहाड़ों में या जहाँ थोड़ा बर्फबारी भी होती हो, अगर ऐसी जगह हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता हो, तो वहाँ आप नालीदार गत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। चारों तरफ बॉक्स के नालीदार गत्ता लगा सकते हैं, उससे टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी और अंदर का तापक्रम जो है वो बढ़ जाएगा। सबसे जो आवश्यक बात है किसान भाइयों, जैसे सर्दी का महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें आपके जो मौनवंश है वो ऐसे धूप वाले स्थान में होने चाहिए कि सूरज निकलते ही धूप पड़नी चाहिए और शाम को सूर्य की आखिरी किरण तक आपके बक्सों के ऊपर रहनी चाहिए। क्योंकि सूर्योदय के साथ साथ ही मधुमक्खियाँ अपना कार्यक्रम, अपना दिन भर का दिनचर्या जो है शुरू करती हैं और सूर्यास्त के साथ साथ वो ख़त्म करती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सर्दी के मौसम में दिन भर पर्याप्त मात्रा में धूप जो है आपके मौनवंशों पर आनी चाहिए। यदि आपके मौन ग्रह कहीं छायादार जगह में, कहीं बाग में, ऐसी जगह रखे हैं तो उनको आप तत्काल शिफ्ट कर लें और शिफ्ट एकदम छाया से धूप में ना रखें, एकदम पास में। यदि उनको पहले ले जा करके 3-4 किलोमीटर दूर रखने पड़ेंगे, फिर वापस उसी स्थान पर अगर रखने हैं धूप में तो वापस ला करके रखें। ऐसा नहीं कि आपने 100 मीटर की या 50 मीटर की दूरी पे आप उनको धूप में शिफ्ट कर दिया। कम से कम 3 किलोमीटर से पहले उनका माइग्रेशन ना करें, 3 किलोमीटर कम से कम रखें, उसके बाद फिर वापस उनको ला सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में आप धूप में अपने मौनवंशों को रखें। अगर कहीं ऐसी जहाँ पे सीधी हवा ना लगती हो, ऐसी जगह आप रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं दीवार के सहारे से भी रख सकते हैं या कोई फूस या टाट की 4 फीट की ऊंची एक वो बना सकते हैं दीवार और उसमें रख सकते हैं। तो तेज़ हवाओं का प्रयोग जो है असर आपके मौनवंशों के ऊपर नहीं हो। किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर ना रखें जहाँ तेज़ हवाएं लगती हों। कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी भरता हो, ऐसी जगह अपने मौनवंशों को ना रखें। तो धूप वाले स्थान में रखें और हवा अगर रुक सकती हो कहीं ऐसी जगह तो बहुत ही अच्छा है। और शक्तिशाली मौनवंश रखें, समय समय पर उनको सीटें वगैरह देते रहें। सल्फर का प्रयोग 15 दिन में 20 दिन में आप कर सकते हैं, 2-2.5 ग्राम प्रति मौनवंश।
तो इस प्रकार सल्फर का प्रयोग समय से करके भी उनको भी तापक्रम नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। देखिए साथियों, यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, मोनवंश आपके कमज़ोर होंगे, कहीं ऊंची जगह पे रखे होंगे, कहीं छायादार जगह ज़्यादा होगी जहाँ पर धूप नहीं आती है पूरा दिन, तो ऐसे में आपको एक दिक्कत ये हो सके कि डिसेंट्री मधुमक्खियों में लग जाती है। पीला पीला आपके ढक्कनों के ऊपर वो मिलेगा, मल मधुमक्खियों का। और मधुमक्खी उतना आप जो सीट वगैरह डालेंगे तो उसको भी नहीं पकड़ेगी बाहर से, क्योंकि ज़्यादातर मधुमक्खियाँ जो बाहर से नेक्टर लाती हैं, पोलन लाती हैं, वो तापक्रम नियंत्रित करने में लग जाएंगी, क्योंकि पहले घर का तापक्रम उसको जो है वो नियंत्रित करना है, उसके बाद वो बाकी काम करेंगी। तो जब सारी मधुमक्खियाँ जो काम करने वाली हैं वो तापक्रम नियंत्रित करने में लग जाएंगी तो नेक्टर और पोलन लाने वाली मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाएगी और आपका उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और आगे भी कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारियां बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे बहुत से किसान मसाले वर्गीय फसलों के अंतर्गत धनिया की खेती करके फसल से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान प्रेम लाल ने धनिया की फसल लगा रखी है। तो फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए वो कौन कौन से जरूरी कार्यों को अपनाते हैं, आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। मैंने धनिया भी लगाया है, अभी कोई 1 महीना हुआ है लगाए हुए, तो अभी उसकी कटाई में कर रहा हूँ। उसको मैंने 2 बार हल जोत के बैलों से जोता और उसके बिजाई की। मैंने 6-7 विश्व में 3 किलो धनिया का बीज भी लगाया, जिसकी कीमत लगभग 1000 रुपये है। इसके लगाने के 2 तरीके हैं, एक तरीका छट्टा मार के और दूसरा लाइनों में। इससे लाइनों में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि बीज सारा उगाता है, और जो छट्टा लगाते हैं उससे थोड़ा बीज बाहर रह जाता है और बाहर रहने से बीज बहुत कम उगता है। और अभी मैंने उसको अगस्त के अंत में लगाया था, तो अभी मैंने उससे बाज़ार में बेचना शुरू किया है, तो वो भी अच्छी पैदावार अभी दे रहा है। मैं तो इसमें अपनी देसी खाद डालता हूँ, बैलों की, गाय की, और इसमें गोबर की ही खाद डालता हूँ, जिससे ज़मीन भी खराब नहीं होती। और अगर डालनी भी हो तो उसके बाद 16/32 डालें। अगर बारिश कम हो रही हो तो ज़रूरत अनुसार हफ्ते में 1 बार सिंचाई करें। मैं तो अपनी ज़मीन में पाइप से ही सिंचाई करता हूँ। इससे अपनी जितनी ज़रूरत है उतना ही हम पानी लगाते हैं। इससे पानी की वेस्टेज भी कम होती है और फसल भी जल्दी ही तैयार हो जाती है। अभी मैंने उस धनिया भी मंडी में भेजना शुरू किया है। अभी मैंने 3-4 हजार गट्ठे बांध के
बाज़ार में और भेज दिए हैं, जिससे मुझे 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। हम छोटे छोटे गट्ठे बेचते हैं तो 2 रुपये के हिसाब से हम मंडी में बेचते हैं। धनिया की खास बात ये है कि जब हम इसको काटते हैं तो आराम से काटे, जिससे इसकी जड़ें हैं वो ना उखड़े, क्योंकि इसे हम 3-4 बार काट के बार बार मंडी में बेच सकते हैं। हम एक बार काटते हैं, फिर इसको यूरिया खाद डाल के और पानी पाइप से लगा के फिर दोबारा 15 दिन बाद इसको काट सकते हैं। फिर हम काटने के बाद फिर इसमें ज़रूरत अनुसार पानी लगा के डालें और खाद, फिर थोड़ी थोड़ी खाद यूरिया इसमें डालें, तो 15-20 दिन बाद फिर ये दोबारा तैयार होके हम फिर मंडी में भेज सकते हैं। तो मैं तो इसको 3-4 बार काट के अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। अभी मेरे पास 20-25 हज़ार गट्ठे और भी बेचने के लिए तैयार हैं, तो मैं इसमें सीजन का 2-2.5 महीने में 25-30 हज़ार कमा लेता हूँ। अगर आपके पास भी खेत हैं तो आप भी इस फसल का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे प्रदेश में जिन किसानों ने स्ट्रॉबेरी की नर्सरी डाली थी वो अब रोपाई के लिए तैयार हो चुकी होगी। तो तैयार पौध को खेत में रोपण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, तभी आप फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त कर सकेंगे। तो स्ट्रॉबेरी की पौध रोपण तकनीक पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान अरविंद धाकड़। स्ट्रॉबेरी की खेती हमने अभी चालू करी है। अभी विंटर वंडर करके एक वैरायटी हमने हमारे यहाँ नर्सरी में ही तैयार करा है, इसका रूट रनर, और मल्चिंग विधि से हम पहली बार इसको लगा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए नर्सरी हमने यहीं पे तैयार करी है। जुलाई अगस्त माह में महाबलेश्वर से इसके रनर लेके आए थे और उसी को हमने यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 डेवलप करा है और हमारी नर्सरी में इसको तैयार करके अब जो इसका टाइम आया है, स्ट्रॉबेरी बोने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करी है। इसके लिए बहुत अच्छी से इसकी जुताई करी है 2 बार लगभग, और उसके बाद इसमें देसी खाद, गोबर का खाद जो रहता है वो सड़ा हुआ पूरा वो डाला है। उस खाद के अंदर ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास करके 2 फंजीसाइड आते हैं, मतलब जैविक फफूंदनाशक है, इन दोनों को मिक्स किया गया है ताकि इस समय कोई फंगस पौधों को लगे तो ये इसको कंट्रोल करे। और देसी खाद इसलिए डाला है ताकि ये पौधों का जड़ों का विकास अच्छा हो और नमी पर्याप्त बनी रहे। और ये पूरा खेत में डालने के पश्चात इसमें बेड बनाए गए हैं लगभग 3-3 फीट चौड़े और आधा फीट ऊंचे, और 2 बेडों के बीच में लगभग 1.5 फीट की दूरी हमने रखी है। और उन बेडों के ऊपर सिंचाई के लिए, इन पौधों को सिंचाई के लिए ड्रिप की लाइनें डाली गई है और इसको सोलराइजेशन करने के लिए मल्चिंग पेपर बिछाया है और उसको लगभग 4 से 8 दिन पूरा पैक रखा ताकि इसके अंदर के जो कीट हैं वो मर जाएं। उसके बाद इसमें लगभग आधा फीट पर छेद करके एक बेड में 3 लाइनें बनाई हैं और 8-8 इंच की दूरी पे छेद करे हैं और उनमें हमारी जो नर्सरी में पौधे तैयार हुए हैं वो पौधे इसमें लगाए हैं। वैसे हमने जो नर्सरी तैयार करी है उसका थोड़ा अच्छा मैनेज कर रखा है। उसके बाद भी बेड में पौधे लगाने के टाइम अच्छे पौधे अपन को लगाना है, जो डैमेज है या कमज़ोर पौधे हैं उनको निकाल दिया जाता है। पौधे लगाने के पश्चात इसमें सिंचाई की जाती है ड्रिप के माध्यम से, और लगभग एक बार सिंचाई करने के बाद 6 से 7 दिन बाद सिंचाई की जाती है, क्योंकि मल्चिंग ऐसी वो रहती है जिसमें पानी उड़ता नहीं है तो पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। और ऊपर से सिंचाई के लिए भी हमने इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर लगाए हैं ताकि ऊपर से भी टेम्परेचर बना रहे, ठंडा टेम्परेचर बना रहे।
स्ट्रॉबेरी की खेती हमने मल्चिंग विधि से करी है। मल्चिंग विधि से अपन जो सिंचाई करते हैं उसकी नमी लंबे समय तक बनी रहती है, इस कारण अपन को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पूरा प्लास्टिक बिछा रहता है और जहाँ पौधा रहता है वहीं उसका छेद रहता है, तो खरपतवार से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि खरपतवार कहीं से कहीं तक उगने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो अपने लेबर भी बच जाते हैं, जब बार बार निदाई गुड़ाई करने की कोई समस्या नहीं रहती है। इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है उसका जो फल रहता है वो बहुत सेंसिटिव, बहुत वो रहता है, तो वो डायरेक्ट अगर ज़मीन पर गिरता है तो वो ख़राब होता है। तो उसको बचाने के लिए जब इसका फल लगेगा तो वो प्लास्टिक पे टिका रहेगा, तो वो ख़राब नहीं होता है, जिससे अपन को उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त मिलती है और उसका बाज़ार मूल्य अपन को अच्छा मिलता है। तो इस तरह से मल्चिंग विधि से बहुत सारे फ़ायदे हैं। पौधे लगाने के लगभग दूसरे दिन कॉपर हाइड्रोक्साइड का 1 लीटर में 1 ग्राम डाल के इसको ड्रेंचिंग की जाता है। हर पौधे को पानी डाला जाता है ताकि उसमें कोई फंगस हो, जड़ संबंधी प्रॉब्लम हो तो वो कंट्रोल हो जाए। उसके अलावा इसमें ज़्यादा समस्या आती नहीं है। एक थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो माइट की प्रॉब्लम आती है, तो माइट के लिए मैजिस्टर हुआ या अन्य मार्केट में बहुत सारे माइट के केमिकल हैं, उनका स्प्रे किया जाता है। उसके अलावा इसमें एंथ्रेक्स टाइप या डाउनी मिल्ड्यू टाइप कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मौसम को देखते हुए, तो उसके लिए भी एलिएट वगैरह का स्प्रे किया जाता है। ये जो स्ट्रॉबेरी के पौधे होते हैं थोड़ा ठंडा इनको चाहिए, ठंडा एरिया चाहिए, तो इसके लिए कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो हम माइक्रो स्प्रिंकलर चालू करते हैं ताकि उन्हें इसका वातावरण कंट्रोल कर सकें। पौधे लगाने के पश्चात इसमें खाली पानी की नमी को देखते रहना पड़ता है। लगभग हर 7वें से 8वें दिन इसमें सिंचाई की जाती है। पौधे लगाने के लगभग 45 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है और लगभग 50 से 60 दिन में इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। शुरुआती अवस्था से लगभग 7 से 8 इसकी तुड़ाई होती है और अप्रैल तक ये पौधे चलते हैं, अगर अच्छा अपन इसको मेंटेन करेंगे तो। सर्दी के सीज़न में स्ट्रॉबेरी की खेती अपने इस एरिया में भी हो सकती है। अन्य फसलों को देखते हुए इसमें अपन को मुनाफा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप दूसरी फसलें लगा रहे हो तो ठीक है, बाकी साथ में कुछ हाईटेक करके, कुछ नया करके, जैसे स्ट्रॉबेरी मैंने लगाया, इसको आप ग्रीन हाउस में भी लगा सकते हैं और ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। तो आप इस टाइप से कुछ नया करिए, अन्य फसलों से इसमें थोड़ा मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, आपको रेट भी अच्छा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। मेरा नाम संजय है, मैं गिजनोई का रहने वाला हूँ। ये मैंने 2 महीने पहले मूली लगाई थी। ये 45 दिन के बाद तैयार हो जाती है और आज ये मार्केट में आई है। इसका हम ये बेच रहे हैं 15 रुपये का, 1 किलो का 15 रुपये का बेच रहे हैं और इसको हम काट के चटनी लगा के 1 मूली 5 रुपये की बेचते हैं। हमें डेली 1 दिन की 1 कुंटल मूली लग जाती है एक बंदे की। 1 दिन में 1 कुंटल मूली लग जाती है हमारी। अभी तक तो सीजन का तो सर हमने 15-20 हज़ार रुपये कमा लिया। अभी मैंने अपने खेतों में लगभग 1 बीघा ज़मीन में मूलियाँ लगाई हैं। आधे में लाल मूलियाँ हैं और आधे में सफ़ेद मूलियाँ लगाई हुई हैं।
अब ये मूलियाँ तैयार हो रही हैं, इनका हम साग भी बेच देते हैं निकाल के। ये साग है, ये साग का गट्ठा है, हम इसे मार्केट में 5 रुपये गट्ठे के हिसाब से बेचते हैं। इसका बीज हमने 300 रुपये का ख़रीदा था और हमें लगभग कम से कम 1000 रुपये का साग बिक गया जी, और लगभग 8000 रुपये का मूली बिक जाएगा जी। मूली की जैविक खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं चंबा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चौधरी से। किसान भाइयों, मैं आपको मूली की उन्नत खेती के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वैसे तो मूली की खेती जो है वो वर्ष भर की जाती है, पर इसकी खेती जो है वो जहाँ पे पानी की उपलब्धता हो वहाँ पे ही करनी चाहिए, क्योंकि इसको हफ्ते के बाद जो है पानी देना ज़रूरी है। जो मुख्यतः जो मूली की किस्में हैं, जापानीज़ वाइट, चाइनीज़ पिंक है, ये जो है ये समय पर और समय से पहले जैसे जो है जुलाई से इसकी जो खेती जो है की जा सकती है, और दिसंबर महीने या जनवरी महीने में आपने मूली की खेती करनी हो तो पूसा हिमानी वैरायटी है, और जैसे फरवरी में के बाद ही आपको करनी पड़ जाए तो चेत की वैरायटी जो है उसकी बिजाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाई जो है ठीक ढंग से अपने खेतों की जुताई कर लें, उसमें जो है गली सड़ी देसी खाद या केंचुआ खाद जो भी उसके पास उपलब्ध हो वो डालनी चाहिए। पर मैंने देखा है ये इस जो बेल्ट है इसमें किसान भाई जो है वो जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है अग्रसर हैं, तो मैं उनको यही, क्योंकि वो खाद जो है जो उर्वरक हैं वो नहीं डालना चाहते हैं, तो वो उसी ढंग से उस खेती को करें। और किसानों के पास जो है वो केंचुआ खाद के गड्ढे बनाए हुए हैं और काफ़ी मात्रा में जो है उनके पास जो है वो जो है केंचुआ खाद उपलब्ध है, तो वो डालें। ये कम से कम जो है कोई 8 क्विंटल जो है प्रति बीघा के हिसाब से केंचुआ खाद खेतों में डाल लें सब्जियों की बिजाई के लिए। ये खेत करके वैसे ये जो है चाइनीज़ पिंक जो किस्म है ये 45 दिन में तैयार हो जाती है। जापानीज़ वाइट जो है वो जो है 2 महीने में तैयार हो जाती है। जो इसमें जैसे केंचुआ खाद डाली हो तो जो बीमारियां और कीट जो हैं वो आते नहीं हैं, पर फिर भी कहीं जो है कीट जो है वो इसमें आ जाएं तो, और जहाँ ज़रूरत हो वही जो है, और ऐसी दवाइयों की स्प्रे करवाते हैं जो है आगे खाने में उसका जो है प्रभाव ना पड़े। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुणवत्ता युक्त फलों की प्राप्ति हेतु सेब के बाग का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन। सर्दियों में भेड़ों के आहार एवं आवास प्रबंधन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए अन्नदाता में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से आपसे इसी समय मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।